तो बच्चों पहला टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर। तो इसके लिए ऐसे समझते हैं कि एरिया वेक्टर जैसे कि क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब एरिया और ट्रायंगल हम निकालते थे तो वहाँ पर क्या होता था नॉर्मली, या उससे छोटी क्लास में भी हम लोगों ने करे हैं। जैसे हमारे पे एक ट्रायंगल है, इसके 3 कोऑर्डिनेट दिए, सपोज़ ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो हम नॉर्मली फार्मूला लगाते थे, ये पॉइंट हमें गिवन होते थे। लेट जैसे 2,3 है, 5,6, मान लिया ये -3,10 है। तो जब हम इसका एरिया निकालते थे, लेट एरिया ऑफ ABC, तो हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 एज्यूम करा और मान लीजिए ये एरिया -10 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करते थे कि -10 को हम कहते थे कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, हम इस -10 को +10 ले लेते थे। अच्छा, अब एज्यूम कीजिए कि हम इनको चेंज कर लेते हैं, सेम वही रहता है ट्रायंगल। अब हम ऐसा कर लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। पहली बार में हमने ऐसे ABC निकाला, A to B, B to C, C to A, ये हमारा ABC बना। जब हमने इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 माना। अब हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो ट्रायंगल तो भी वही है, तो एरिया इसका भी वही आएगा। तो लेकिन जब हम इसको करते थे तो अब ये एरिया इससे +10 आएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप उसको देखिएगा। तो एक ही चीज़ का एरिया जब हम कोऑर्डिनेट्स को अपोजिट सेंस में लेते हैं तो वही एरिया प्लस आ जाता है। तो इसकी मीनिंग क्या है कि एरिया कुछ कह रहा है कि भैया इसका सेंस है कुछ ना कुछ। पहली बार में ABC ऐसे चले, अब हम CBA करके चलें। जब हम क्लॉकवाइज चले तो इसका एरिया जैसे नेगेटिव आया, एंटी क्लॉकवाइज में यही पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि एरिया का एक सेंस है। और यहाँ पर हम लोग जो फिजिक्स में बात करेंगे वो वेक्टर एरिया की बात करेंगे। तो वो कैसे करा जाता है, वो भी वही सेंस है। देखिए, क्लॉकवाइज गया तो जैसे ये अंगूठा जो है एरिया वेक्टर नीचे को हो गया, जब हम एंटी क्लॉकवाइज आए तो ये एरिया ऊपर को हो गया। तो सामान्यतः हमें अगर एरिया की डायरेक्शन पता करनी है, क्या करेंगे, तो कुछ तरीका नहीं। जैसे मान लिया ये एरिया, ये कोई सरफेस है, इसका एरिया मान लिया ऐसे, इसको वेक्टर एरिया बनाना है तो इसका तरीका बहुत सिंपल है कि इसके आउटवर्ड एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लीजिए n कैप, उसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा वेक्टर एरिया। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है, आपने यहाँ पर एक छोटा सा एक पार्ट ले लिया ds, इसको वेक्टर एरिया बनाना है तो क्या करेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड एक यूनिट वेक्टर ले लीजिए, उससे इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जो भी ये एरिया बनेगा वो ये वेक्टर एरिया कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें अगला टॉपिक है सॉलिड एंगल। जैसे एक तो हम लोग सिंपल एंगल पढ़ते हैं, आज तक पढ़ते हैं, उसको प्लेन एंगल कहते हैं। अब हम सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। ये एक 3D एंगल है, 3 डायमेंशनल। ये होता क्या है कि सपोज कीजिए कोई एरिया है, मान लिया DS, ये किसी पॉइंट O पर जो भी एंगल बनाएगा वो इसका क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट होती है SR, स्टेरेडियन। जैसे प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और इसका क्या होता है, SR, स्टेरेडियन। तो ये इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे ये मेरा हाथ यहाँ पर मान लिया एक एरिया है कोई, और इस पॉइंट पर इसने जो एंगल बनाना है, तो जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए कोन टाइप से बनेगा, नहीं बनेगा। ये अगर हम इसको ऐसे मिलाते जाएं, ये क्या कर रहा है, देखो एक कोन बना रहा है ना, इस तरह से। तो ये जो एंगल बनेगा इस तरह से 3D वाला, इस टाइप से, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सॉलिड एंगल। ये जो एंगल बन गया 3 डायमेंशन, इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है डी ओमेगा से। अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, DS अपॉन, इसकी अगर ये रेडियस R हो जाए, R²।
तो करना क्या है कि किसी भी सॉलिड एंगल को पता करना है तो उस एरिया से जिस पॉइंट पर वो एंगल बनना है वहाँ को मिलाते हुए आप एक कोण बना लीजिए और ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा सॉलिड एंगल। अब इसमें जो मेन चीज़ है गॉस थ्योरम में इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा इसके एक चीज़ और देखते हैं कि सपोज ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जैसे इस पॉइंट पर एंगल पता करना है तो आप देखिए ये डिस्टेंस कम है और ये ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ से देखें तो अभी तक तो रेडियस इक्वल थी ये, लेकिन ये छोटी है और ये बड़ी है। तो इसका तरीका क्या होता है कि ये जो एंगल होगा सॉलिड डी ओमेगा, इसको कैसे निकालेंगे। ये तो था आपका डी एस, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर लेने के लिए इसका कंपोनेंट कर लेंगे, ठीक है नी। इसका क्या करा जाएगा, कंपोनेंट। जैसे अगर हम इस लाइन को आगे को बढ़ाएं तो हम इस डायरेक्शन में इसका ऐसा कंपोनेंट करके ये ऐसा एरिया बना दिया जाएगा। सपोज दिस एंगल भी थीटा, तो यहाँ को इसका कंपोनेंट क्या आ गया, डी एस कॉस थीटा, क्योंकि अब ये वेक्टर एरिया बन चुका है। तब जो ये डी ओमेगा हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें ये क्या है, ये इसका जो नॉर्मल था उसकी डायरेक्शन से इसका एंगल हो गया। अब बात आई कि अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है, सपोज कुछ इस तरह का, और इसके थ्रू, टोटल सरफेस के थ्रू किसी पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, तो सपोज कीजिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा डी एस ले लिया, ठीक, इसको मिलाया तो ये हो गया डी ओमेगा, ठीक है। तो ये डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप एक डी ओमेगा और ले लें तो देखिए फिर ये ऐसा बन गया। इसी क्रम को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये ऐसे देखो कितने डी ओमेगा ऐसे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारे डी ओमेगा को हमने क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जब हम इस सारे डी ओमेगा को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, एक ये बन चुका है एक स्फीयर, ठीक है ना। ये क्या बन चुका है, ये एक स्फीयर बन चुका है। और स्फीयर के थ्रू जो टोटल सरफेस होता है वो कितना होता है, डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम इस सारे डी ओमेगा को ऐसे ऐड करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन गया। और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैंसिल। यानी कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगा, कोई भी, जैसे ये क्लोज सरफेस है ना, बंद है, ये ओपन सरफेस होगी। कोई भी क्लोज्ड सरफेस होगा तो उसके थ्रू सेंटर पर या जिस पॉइंट पर भी आप निकाल रहे हैं टोटल सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई, चाहे उसका आकार कैसा ही क्यों ना हो। इससे इसका कोई मीनिंग नहीं कि वो स्फेरिकल है या नहीं है, लेकिन उसके थ्रू ऑलवेज ये जो बनेगा स्फेयर ही बनेगा, चाहे उसका आकार ऐसा हो, चाहे वो कुछ इस आकार का हो। उसके किसी भी पॉइंट में इनसाइड पे जब आप सॉलिड एंगल निकालेंगे तो वो कितना बनेगा, 4 पाई।